बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन और उसकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का बैकग्राउंड बता दूं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम दो मेथड को यूज करेंगे। ठीक है जी, एक मेथड हमारे पास होगा क्रैमर रूल और एक होगा मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। और ये दोनों मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये देखें, ये आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस को चेंज करेंगे इक्वेशंस में। जब हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी उनके ऊपर हम कोई भी जो रूल है जो हमें कहा जाएगा कि क्रैमर रूल यूज करें या मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड यूज करें, तो वो मेथड हम उस पर लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज कि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा जी नेक्स्ट आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर क्वेश्चन का टाइम कोड दे दिया जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं सिंपली उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, देन उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दिया जाएगा जो कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आज तक इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइज और जितने चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद होंगे। आप जिस भी एक्सरसाइज को जिस भी चैप्टर को समझना चाहते हैं सिंपली आप वहां से जाके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम दी टू एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल्स होते हैं उनको कहते हैं एक्यूट एंगल्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 75 डिग्री, तो ये भी एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से छोटा है। 60 डिग्री हो गया, 80 हो गया, तो ये सारे जितने भी 90 से छोटे होंगे उनको आप बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। यहाँ बस स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं तो मैंने उनके लिए एक ट्रिक रखी है याद रखने की। अगर आप ए को हटा दें तो ये लिखा हुआ है क्यूट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट से होते हैं, तो ये जो लफ्ज मैंने बोला है छोटे, तो आपने छोटे से याद रखना है कि 90 से छोटे एंगल्स जो होंगे वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी। फ्रॉम दी टू एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स किसके हैं? ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल को भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले ट्राई एंगल, देखिए ट्राई का मतलब होता है तीन एंगल, तीन एंगल, ऐसी शेप जिसमें तीन एंगल हो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेप बनाई है, तो एंगल्स दो साइड मिलके एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरह ये साइड और ये साइड मिलके एक ये वाला एंगल बना दिया और ये एंगल बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये वाली ट्राइंगल ही क्यों बनाई है, ट्राइंगल्स तो कुछ इस तरह की भी होती हैं। ठीक है, तो इसकी रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है राइट ट्राइंगल, तो यहां पर राइट का मतलब है कि तीनों एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, जैसा कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप ये भी समझ लें कि कैसे पता चलेगा कि ये 90 का है, जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन और ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस तरह की स्ट्रेट लाइंस मिलके जो एंगल्स बनाती हैं उसको कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर यहां पर हम इसकी बात करें तो देखा जाए तो ये वाली और ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए इसके ऊपर, तो इस वजह से ये वाली हमने ट्राइंगल ली है, तो ये इसमें एक हो गया 90 डिग्री का। और यहां पर एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है, यानी कि इन तीनों को जमा करें तो होता है 180 का। ठीक है, तो चलें यहां तक आपको बात समझ आ गई। फिर वो कहता है वन एंगल, अच्छा बात हो रही है इन टू एक्यूट एंगल्स की, इन दोनों में से वो कहता है कि वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। ठीक है, बेसिकली आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दो एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि टोटल होता है ट्राइंगल के अंदर 180, 180 में से 90 तो ये हो गया, बाकी रह गया 90, तो इसका मतलब है ये दोनों मिलके बनाएंगे 90 का, तो दोनों मिलके बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों में से वो कह रहा है कि एक जो है वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, एक जो है वो दूसरे से 10 डिग्री लेस है। ये बात मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा देता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये एक स्टूडेंट, इसके पास 30 रुपए हैं और इसके पास जो है वो 20 रुपए हैं, तो मुझे या चले मैं कहता हूँ इसके पास 30 रुपए हैं तो इसके पास जो है वो इसके मुकाबले में 10 रुपए कम है,
तो कितने होंगे, अगर इसके पास 30 है तो इसके पास 20 होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, मैं आगे जाके वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड बोथ द एक्यूट एंगल्स, एग्जैक्ट आपने ये दोनों एक्यूट एंगल्स फाइंड करने हैं कि ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, और दोनों आप देखेंगे जब हमारे पास आंसर आ जाएगा दोनों 90 से छोटे होंगे। तो लेट्स से मैं इसको x कह देता हूं और इसको मैं y कह देता हूं, ठीक है। और यहां पर भी हम लिख लेते हैं कि लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x, एक को मैंने x कह दिया, एंड सेकेंड एक्यूट एंगल जो दूसरे वाला है उसको मैंने y कह दिया। अब आते हैं यहां वाली ये जो बात, ये कंडीशन थी कि वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर, दोनों में से एक जो है वो दूसरे से 10 डिग्री लेस है, ठीक है। ये बात इसका मतलब है कि यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का। लेट्स से मैं कहता हूं ये 30 है और ये 20 है, तो दोनों में फर्क कितना है, इसमें से अगर आप ये माइनस करें तो वो 10 आ जाएगा। अब इसमें से यानी कि x माइनस में अगर y करता हूं तो जो भी आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि ये उसने खुद बताया हुआ है कि एक जो है वो दूसरे से 10 डिग्री लेस है। तो इक्वेशंस बना रहे हैं बेशक अब आप डिग्री का साइन ना बनाए, ये जो बात है ये गिवन है, इसको मैं लिख देता हूं एज गिवन, ठीक है। ये बात आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि उसने कहा कि एक जो है वो इस दूसरे से 10 डिग्री लेस है, ठीक है। इसको इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है। एक तो बात ये कि मैंने दूसरी आपको खुद पता होनी चाहिए कि अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूं तो वो कितना आएगा। टोटल आपको पता होता है ट्राइंगल के अंदर 180 का, ये हो गया 90, तो ये दोनों मिला के ये बनेगा 90, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो ये बात यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि आपने कैसे याद रखनी है, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इन अ राइट ट्राइंगल, ये भी याद रखना है राइट ट्राइंगल के अंदर ही ये बात हो रही है। तो जब आप दो एक्यूट एंगल्स को जमा करेंगे जो राइट ट्राइंगल के हैं तो वो टोटल बनेगा 90 का। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। जैसे मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट से आपने इक्वेशंस बनानी है, अब इन दोनों इक्वेशंस पे मेथड हमने लगाना है या रूल हमने यूज करना है क्रैमर रूल। बहुत आसान है, आगे हम क्वेश्चन सीख भी चुके हैं, अब तो बाकी क्वेश्चन आपका इजी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब आपकी इक्वेशंस बन जाती हैं तो आपने इनको चेंज कर लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये बना लेते हैं जी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसके साथ -1 -1, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये 1 और ये 1, एक ये बन गया। फिर इसके बाद ये लिखा जाता है x और y, ठीक है। यहाँ पर x y है तो ये भी आप x y कर लेंगे, फिर ये आ जाएगा इज इक्वल, और फिर ये 10 और ये 90, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 और ये मेंशन कर दिया जी 90 डिग्री। अब आपने इसको a का नाम दे देना है, इसको x का नाम दे देना है, इसको b का नाम दे देना है। मेथड हमने यूज करना है जी क्रैमर रूल। तो आपको क्रैमर रूल के लिए पता होगा, लेकिन टारगेट हमारा x और y की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, एक्यूट एंगल्स जो हैं। x के लिए क्रैमर रूल आपको x इसके लिए अलग से फार्मूला दे देता है, इसके लिए अलग से फार्मूला दे देता है। तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x जो है वो इक्वल है a x का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, इसी तरह y जो है वो है a y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये वैसे इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं कि ये a x क्या होता है, a y क्या होता है, लेकिन सबसे पहले a तो आपके पास ये a लिखा हुआ है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपका a है, इसका आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a को, अगेन पहले लिखते हैं a हमारे पास है 1 -1 1 और ये 1। इसके साथ साथ आप एक और काम करें कि ax और ay भी बना लें, क्योंकि इनका भी हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, तो इकट्ठे फाइंड कर लेंगे। सो ax जो है, ax बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, देखें ax, a में आप आ जाएं तो ये a है, a में आपने क्या करना है, जो x वाला कॉलम है ये होता है x वाला कॉलम, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ये देखें 1 और ये 1, ये आपने खत्म करके इनकी जगह ये लगा देनी है, 10 और 90 इधर आ जाएगा। सो यहाँ पर लिख देता हूँ 10 और यहाँ पर 90, बाकी ये सेकंड वाला आपने इसी तरह लिख देना है -1 और ये 1, तो ये बन गया ax। अब ay कैसे बनेगा, अब आपने क्या करना है, a वाले मैट्रिक्स में जो y वाला कॉलम है, ठीक है, ये -1 और 1 -1 और 1 ये y की वैल्यूज थी, तो ये खत्म करके इनकी जगह ये लगा देनी है। सो 1 और 1 इसी तरह, तो यहां पर आ जाएगा 10 और ये 90, ठीक है। लेकिन आपने इन दोनों से पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ये आ जाता है 0
तो देखें जब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो सॉल्व नहीं होती। ये अक्सर मैं कहता हूं कि आप कैलकुलेटर से चेक करें, किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को, लेट से 5 को आप 0 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी। सो इसलिए अगर ये 0 आ जाता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए हम पहले ये फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट ये आप बड़ी डिटेल से सीख चुके हैं। ये ब्रैकेट को आपने स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर देना है, वर्टिकल बार्स भी आप कह सकते हैं इनको, 1 1। ठीक है जी। इसको सॉल्व करें आप, डिटर्मिनेंट में होता है ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर माइनस आता है, ये -1 इस 1 के साथ, -1 और ये 1। ठीक है जी। 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 2। क्योंकि अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब है क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। सो फिर आप इनका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ax का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको स्ट्रेट लाइन में, 10 -1 90 और ये 1। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर माइनस आता है, -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के साथ। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, तो ये माइनस माइनस प्लस, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 100। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड रह गया, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो 1 10 1 और ये 90। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा 90 के साथ, फिर माइनस आएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 90 माइनस 10, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा 80। ठीक है। अब हम इस पे लगाएंगे फार्मूला, और फार्मूला हमारा बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज ये ऊपर मैंने पहले ही लिख दी थी, तो दोबारा से फार्मूला लिख के ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। सो आप यहाँ पर इसको एक दफा देख लें। ये x के लिए हमने फार्मूला लिखा था ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, इधर ही आगे इसको सॉल्व करते हैं आप। ax की वैल्यू, तो ax की वैल्यू ये आपके पास 100 थी। ठीक है जी। 100 डिवाइड बाय a की वैल्यू हमने निकाली थी 2, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। क्योंकि आप ये x बेसिकली एक एंगल था, अब आपने इसके ऊपर डिग्री का साइन बना देना छोटा सा ऐसे करके। अब इसी तरह y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो y के लिए फॉर्मूला था ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू वो लास्ट पे आप देखें 80 है, 80 डिवाइड बाय इसकी जो है वो 2 है, दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 40। क्योंकि ये भी एक एंगल था, इसलिए छोटा सा आपने ऐसे सर्कल बना देना है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये एक्यूट एंगल्स हैं भी या नहीं। ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको कहा था कि एंगल्स, ये आप टॉप पे देखें, एंगल्स लेस देन 90, अगर 90 से छोटे एंगल्स हों तो उनको बोला जाता है जी एक्यूट एंगल। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये 90 से छोटे एंगल्स हैं। सो हमारे पास यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनल जो हमारा आंसर बन रहा है जी, फाइनल आंसर वो है एक 50 डिग्री है और एक हमारे पास है 40 डिग्री। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर एक और बात भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसने कहा था जब आपके पास जो दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक जो है वो दूसरे से 10 डिग्री लेस है, तो आप देख लें ये वाला जो है वो इससे 10 डिग्री लेस है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने आंसर जो निकाला है वो ठीक भी है या गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, आपने इसको अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्वीज, एक आपका क्वीज होता है, सपोज आपका टेस्ट होता है। अब्दुल्ला करेक्टली, आप अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन 20 थे, उसमें से 15 क्वेश्चन उसने ठीक जो है वो आंसर किए हैं। ठीक है। फ्रॉम, अच्छा वो क्वेश्चन कहां से थे, फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस। कुछ क्वेश्चन लिटरेचर से थे और कुछ साइंस से थे। गेटिंग, अच्छा उसने पैसे भी कमाए, यानी कि मतलब क्वेश्चन ठीक करने के पैसे भी रखे हुए थे उन्होंने। तो गेटिंग RS 125, तो 125 रुपए उसने यानी कि इनाम समझ लें उसको मिल गया। इफ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिट, वो कह रहे हैं कि अगर लिटरेचर में से एक क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज क्रेडिट RS 10, और साइंस वाले क्वेश्चन में से अगर आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको 10 रुपए मिलेंगे।
ठीक है, साइंस के उन्होंने ज्यादा रख दिए। देन फाइंड, अच्छा ये ट्रिक है कि आपने ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको वो चीज मिल जाती है, जैसे कि मिल गई कि फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली, अलग अलग बताना है कि ये जो टोटल आपको पैसे मिल गए हैं इनमें से कितने आपको लिटरेचर की तरफ से मिले और कितने साइंस की तरफ से मिले। तो आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने आपने क्वेश्चन ठीक किए लिटरेचर से और कितने साइंस से ठीक किए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखें, ये मैं ट्रिक कह रहा था कि सबसे पहले आपने ढूंढना है फाइंड क्या करना है, तो ये फाइंड करना है नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर। तो जो आप चीज आप फाइंड करना चाह रहे हैं आपने उसको एक को एक्स कह देना है और एक को वाई कह देना है, ये आपकी ट्रिक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये लिख दिया जी कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के जो क्वेश्चन थे उनमें से कितने क्वेश्चन आपने ठीक आंसर किए हैं, लेट से हमें तो नहीं पता, हम उनको फिलहाल एक्स कह देते हैं, ठीक है। और इसी तरह नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ साइंस, साइंस के जो क्वेश्चन थे उनमें से कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हैं या अब्दुल्ला के जो ठीक हैं उसको हमने वाई कह दिए। यही दोनों चीजें हमने फाइंड करनी है कि देखेंगे कि कितने उसने लिटरेचर से ठीक किए और कितने साइंस से ठीक किए। अच्छा, एक बात तो यहां पर ये क्लियर होगी कि टोटल उसे जो है वो 125 रुपीज मिले हैं। तो मैं अगर ये बात यहां पर मैं दो ग्रुप बना लेता हूं, एक ग्रुप मेरा ये बन गया कि टोटल करेक्ट रिप्लाईज, ये तो हमें आइडिया है कि टोटल उसने कितने क्वेश्चन ठीक किए, वो उसने ठीक किए जी 15, तो टोटल करेक्ट रिप्लाईज हो गए हमारे 15, एक ग्रुप ये बन गया। अब दूसरी साइड ये ग्रुप बना लेते हैं कि उसने टोटल पैसे कितने लिए, तो टोटल मनी जो उसने रिसीव की, टोटल क्रेडिट या आप मनी लिख दें ऐसे ये इजी रहेगा, टोटल मनी रिसीव्ड, ठीक है, जो उसको मिल गए वो कितने मिले, RS 125। अब यही चीज तो हमने देखनी है कि कितने इधर से मिले और कितने इधर से मिले। तो अगर लेट से मैं लिटरेचर की बात करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि टोटल क्रेडिट, यानी कि लिटरेचर की तरफ से कितना क्रेडिट उसे मिला, टोटल क्रेडिट ऑफ लिटरेचर, ये मैंने लिखा जी टोटल क्रेडिट ऑफ लिटरेचर एट द रेट, किस हिसाब से, RS 5, क्योंकि 5 रुपए जो है उन्होंने रखे हुए लिटरेचर के। तो लेट से 5 रुपए अगर एक लिटरेचर का क्वेश्चन ठीक करने के मिल रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं जी एक्स, अब तादाद तो मैं एग्जैक्ट नहीं पता, हमने उसको एक्स कहा हुआ है। लेट से मैं कहता हूं अगर ये होते 2, तो एक के अगर आपको 5 मिल रहे हैं तो आप क्या करते, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते 10 हो जाता। अब यही तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है जी। अब बिल्कुल इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये लिखना है टोटल क्रेडिट ऑफ, अब लिटरेचर की जगह यहां पर आ जाएगा साइंस, साइंस का क्या रेट है जी, एट द रेट RS 10 रुपीज है। तो लेट से एक क्वेश्चन ठीक करने के 10 रुपए हैं, तो आपने जो करेक्ट रिप्लाईज की, सपोज मैं कहता हूं वाई भी मैं नहीं कह रहा, सपोज मैं कहता हूं कि आपने 3 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है साइंस की तरफ से 30 रुपीज मिलेंगे। लेकिन आप ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा साइंस की तरफ से, तो ये हो जाएगा जी 10y। लेकिन अब जो मजे की बात है वो ये है कि इतना तो हमें आइडिया है कि ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ कि लिटरेचर की तरफ से टोटल कितना है और साइंस की तरफ से टोटल कितना है, लेकिन ये हमें पता है दोनों को मिलाने से, दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं लिटरेचर का भी और साइंस का भी, तो वो हमें मिले हैं 125। इन्हीं दोनों को आप जमा कर लें, तो 5x प्लस 10y, यानी कि टोटल क्रेडिट जो मिला लिटरेचर की तरफ से और टोटल मिला साइंस की तरफ से, दोनों को जमा करें, टोटल जमा करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 125। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसको आप नाम दे दें 2 का। और एक यहां से बन रही थी कि आपने कह दिया कि लिटरेचर की तरफ से जो आपने करेक्ट रिप्लाईज किए वो x है, साइंस की तरफ से y है, तो टोटल कितने बन गए क्वेश्चन, x प्लस वाई, यानी कि ये आपका करेक्ट रिप्लाईज है लिटरेचर की तरफ से, ये साइंस की तरफ से, दोनों को अगर मिलाएं तो वो बनता है 15। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक ये है और एक ये है, तो दोनों इक्वेशन तो बन चुकी हैं। अब आपने सिंपल दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहां पर मैं अगेन अब लिख लेता हूं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है जी। तो 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और सेकेंड हमारे पास है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 125। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस पे मेथड कौन सा यूज करना है। क्वेश्चन में मेरे ख्याल में
कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं था कि आप कौन सा मेथड यूज करें। जब मेंशन नहीं है आपके पास दो ही मेथड होंगे, आपने एक या तो क्रैमर रूल यूज करना है या दूसरा मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो मेरे ख्याल में क्रैमर रूल जरा इजी है तो वही लगा लेते हैं। सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये मैं मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बना लेता हूँ। आप थोड़ा सा स्पीड आप काम करते हैं क्योंकि ये चीजें आपको आइडिया है। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये 1 और ये 1, ये 5 और ये 10, 5 और ये 10, एक ये मैट्रिक्स बन गया। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो ये एक्स वाई हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 15 और 125, 15 125, तो ये बन गई थी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स और इसको बी। मेन टारगेट हमारा ये एक्स और वाई की वैल्यू है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यूज ही हमें चाहिए। हमने देखना है कि कितने इधर से ठीक है, कितने इधर से ठीक है। सो एक्स के लिए क्रैमर रूल आपको अलग से फॉर्मूला दे देता है, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं। क्रैमर रूल कहता है कि एक्स के लिए फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए है जी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब वेरी सिंपल है, आप देख लें आपको ये चीजें चाहिए जिसमें ए डिटर्मिनेंट, ये ए है तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह ए एक्स बनाएंगे और ए वाई, फिर उनका भी हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहां पर अब कर लेता हूं जी बाकी चीजें जरा। तो सबसे पहले ए जो है वो आपके पास यहां पर ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं 1 1 5 और ये 10। इसके साथ साथ आपने एक काम करना है, आपने ए एक्स भी बना लेना है और ए वाई भी। ए एक्स बनाने का तरीका आप सीख चुके हैं, ए में आ जाना है क्योंकि ए है, एक्स एक्स का मतलब है ये वाला कॉलम, ये कॉलम होता है एक्स का। ये देख लें 1 और 5 जो एंट्री है वो एक्स की है, ये हटा के आपने ये लगा देनी है। सो यहां पर आ जाएगा 15 125, और सेकंड वाला आपने इसी तरह सारा लिख देना है 1 और डी 10। ये बन गया आपका ए एक्स। बिल्कुल इसी तरह ए वाई आपने बनाना है जी। अब आपने उसी ए में आना है और वाई वाला कॉलम, ये कॉलम हटा के ये लगा देना इधर। सो 1 5 बिल्कुल इसी तरह, और यहां आ जाएगा 15 125। ठीक है जी, तीनों मैट्रिक्स बन गए। अब आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ये जीरो आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम पहले इसका फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी आप सीख चुके हैं। ये आपने ब्रैकेट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है, 1 1 5 और ये 10। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेंट में होता है कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, फिर माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो 10 1 जार ये आ जाएगा 10, माइनस 5 1 जार 5, 10 माइनस 5 ये आ गया 5। ठीक है, अब इसका भी डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए एक्स का डिटर्मिनेंट 15 1 125 और ये 10। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 125 के साथ। कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल ऐसे वैल्यूज हैं। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ये 125 आ जाएगा। 150 में से 125 माइनस करें तो 25। अब लास्ट वन, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं जी। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1 15 5 125। अब ये थोड़ा सा मैं स्पीड आप काम कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें अब सिंपल हो गई हैं, आपको आइडिया हो चुका है कि कैसे करते हैं इसको। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 125 के साथ, फिर माइनस 15 5 के साथ, 15 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 125 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75। 125 में से 75 माइनस कर दें तो ये तकरीबन आ जाता है जी 50। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल जो फार्मूला आपके पास मौजूद है वो लगा देना है। ये हमारे पास x का फार्मूला है और ये y का, ये मैंने ऊपर भी लिखे थे। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे इसमें ए एक्स की वैल्यू ये है 25 और a की वैल्यू आपके पास है जी 5, दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इसी तरह ए वाई की वैल्यू आपके पास है जी 50, इसकी वैल्यू है 5, दोनों को आप डिवाइड करें तो ये सिंपल आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, यहां पर फाइनल आंसर देखें जरा हम कैसे लिख लेते हैं। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि x हमने किस चीज को बोला हुआ था। x हमने बोला था, मैं दिखा देता हूं,
ये आप देखें एक्स मैंने कहा था जो आपके करेक्ट रिप्लाईज हैं लिटरेचर में से, ठीक है। अब हमारे पास वो, इसका मतलब है 5 क्वेश्चन हमने ठीक किए लिटरेचर में से, और वाई हमने कहा था जो साइंस में से जो ठीक रिप्लाईज होंगे, जो ठीक क्वेश्चन होंगे, वो कितने अब ठीक हो गए हैं, वो 10 हुए हैं। सो यहां पर आप लिख देते हैं जी कि लिटरेचर में से जो आपके क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं वो 5 ठीक किए हैं, और साइंस में से जो आपने ठीक किए हैं वो 10 किए हैं। वैसे आप जरा हिसाब लगाएं तो लिटरेचर का आपको एक क्वेश्चन ठीक करने का 5 रुपए मिल रहे थे, क्वेश्चन भी आपने ठीक जो किए हैं वो 5 किए हैं। 5 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं 25। साइंस का एक क्वेश्चन ठीक करने के 10 रुपए मिल रहे थे, और क्वेश्चन आपने ठीक किए 10। 10 को जरा 10 से मल्टीप्लाई करें 100, ठीक है। तो इनको जब आप जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 125। तो यही हमें टोटल अमाउंट जो रिसीव हुई थी, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये वेरी इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। क्वेश्चन क्या है जी कि इफ असद, असद है जी एक, वो क्या करता है, बॉट 3 नोटबुक, वो एक शॉप पे लेट्स सपोज जाता है, वहां से 3 नोटबुक्स वो लेता है एंड 2 बुक्स, और 2 बुक्स लेता है, और टोटल पैसे उसके कितने बन गए, 600 रुपए। एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स, ईमान क्या करती है, वो 4 नोटबुक्स लेती है एंड 1 बुक, और एक बुक लेती है, उससे उसके पैसे कितने बन जाते हैं, टोटल 550। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, ये आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि आपने बताना है एक नोटबुक की कितनी कीमत है एंड एक बुक की कितनी कीमत है। यही चीज मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि कौन सी चीज हमने फाइंड करनी है, उसी चीज को आपने यहां पर एक्स और वाई कह देना है। हमें पता चल गया हमने कॉस्ट फाइंड करनी है नोटबुक की और इसी तरह बुक की। तो यहां पर मैंने लिख देता हूं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच, यहां से आप लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक। हम लेट्स पे हम कह देते हैं जो बुक है, नोटबुक है, उसकी कीमत है जी एक्स। अब हमें तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम उसको एक्स कह रहे हैं। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ ईच बुक, और एक जो बुक है उसकी कीमत है हम कह देते हैं जी वाई। अब आते हैं जरा दोबारा से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने नोटबुक को हमने क्या क्या नाम दे दिया, एक्स का, यानी कि उसने कितनी बुक्स ली, 3 नोटबुक्स, 3x। यहां पर मैं लिख देता हूं 3x प्लस, और उसने क्या लिया जी, पहले हम हिसाब किताब लगा रहे हैं असद का। असद ने 3 नोटबुक्स ले ली, 3x प्लस 2 बुक्स, बुक्स को हमने नाम दिया है वाई का, तो 2 बुक्स का मतलब है 2y। टोटल उसके कितने पैसे बन गए जी, RS 600, ये हो गया। इसी तरह फिर अब आते हैं ईमान पे। अब ईमान का हिसाब किताब लगाते हैं कि 4 नोटबुक्स, 4, तो ये 4 नोटबुक्स को हमने नाम दे दिया वह एक्स का, 4x प्लस, और इसने क्या लिया जी 1 बुक, तो 1y, बुक को क्योंकि हमने y का नाम दिया। वैसे 1 हो तो फिर 1 लिखते भी नहीं है, लेकिन चले लिख दिया मैंने आपके आसानी के लिए, आपको समझ आ जाए। टोटल कितने बन गए जी इसके 550, 550। तो ये आप देख रहे हैं ये 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। वैसे अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अच्छा मेथड कौन सा लगाना है जी, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल, ठीक है। अब उसने खुद बता दिया है। तो सबसे पहले आपने इनको क्या करना है, चेंज करना है जी मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना आप सीख चुके हैं। 3 2, ये आ जाएगा 3 2 4 1, तो यहाँ पर 4 और ये 1। फिर इसके बाद चूंकि हमने एक्स वाई कहा हुआ है, इसको एक्स वाई आ जाएगा, और फिर इज इक्वल, और ये 600 और ये 550। इसके बाद इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का, और इसको हम बी का। हमारा मेन टारगेट ये एक्स और वाई की वैल्यू है, क्योंकि हमने देखना है कि हमें एक बुक कितने की, नोटबुक कितने की मिली है और एक बुक कितने की मिली है। ये दोनों हमारा टारगेट है। रूल हमने यूज करना है जी क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ने बड़ा काम आसान कर दिया, उसने एक्स के लिए अलग से फार्मूला दे दिया, जो कि क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए उसने कह दिया जी कि ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने फाइंड करनी है, फिर इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ए तो आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख देता हूं 3 2 4 और ये 1, ये हो गया हमारा ए। इसके साथ ही आपने ए एक्स और ए वाई भी लिख लेना है, क्योंकि इधर भी ए है। ए एक्स कैसे बनाते हैं, ये बनाना पड़ता है। तो मैंने आपको कहा था कि ए है, ए में आ जाए,
एक्स का मतलब है ये एक्स वाला कॉलम होता है, ये 3 4 बेसिकली एक्स का था, तो ये हटा के आपने ये लगा देना इधर, तो ये 600 550 और सेकंड कॉलम आपका इसी तरह आ जाएगा 2 और ये 1, ये बन गया जी ए एक्स। अब ए वाई कैसे बनाते हैं, ए वाई में आपने फर्स्ट कॉलम इसी तरह रखना है 3 4, वाई वाला जो है ये वैल्यू 2 और 1 ये वाई की है, देखें 2 और 1, इसकी जगह आपने ये लगा देना है, तो ये आ जाएगा 600 और ये 550। अब सबसे पहले ये 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं, इसका आपने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ए का डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट तो आपको आता है जी 3 2 4 1, ये ब्रैकेट को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1, फिर माइनस आता है और 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 1 3, 2 4 8, 3 माइनस 5, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5 आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहां पर मैं अब थोड़ी सी स्पीड लगा के काम कर रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये छोटी छोटी आप सीख चुके हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 600 को आपने 1 के साथ, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 550 के साथ, तो ये आएगा 600। 550 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है जी 1100, तो 6 माइनस 1100 तो ये आ जाएगा माइनस 500। अब नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई डिटर्मिनेंट 3 600 4 और 550, ठीक है जी। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 550 के साथ, फिर माइनस 600 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 550 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें यानी कि इसको आप ट्रिपल कर दें तो ये बन जाएगा जी तकरीबन 1650 और 64 ये आ जाएगा जी 24 24 और ये 00, ठीक है। ये आप छोटी छोटी चीजें कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। दोनों को जरा माइनस करें तो माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, माइनस करेंगे तो 750 तकरीबन 750 बन रहा है। अब आपके पास फार्मूला वही है, आपने लगा देना यहां पर x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, यहां पर हम साथ ही लिख लेते हैं y का भी जो कि है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए। तो वैल्यू जरा पुट करें, ए एक्स की वैल्यू है आपके पास -500 डिवाइड बाय इसकी है -5, माइनस माइनस कट जाएगा 5 और 5 कट के 1 आ जाएगा, तो ये सिंपल सा 100 आपका आंसर आ रहा है। अब ए वाई की वैल्यू है -750 और इसकी है -5, इसमें भी माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 का टेबल आप इस पे लेके जाएं तो ये 150 तकरीबन वैल्यू बन रही है। सो अब आपको अगर आपसे मैं फाइनल आंसर पूछता हूं जो कि हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। फाइनल आंसर मैंने आपको कहा एक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ था, ये जो एक्स है एक्स को हमने कहा था नोटबुक और वाई को हमने कहा था बुक। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है यानी कि एक्स हमने कहा था नोटबुक को, तो नोटबुक जो है वो हमें मिली है कितने की जी 100 की, और वाई का आंसर जो है वाई बेसिकली हमने उसको नाम दिया हुआ था बुक का, तो बुक जो है वो हमें मिली है 150 की। अब आप देख सकते हैं हमें एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल गई हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ये आंसर ठीक है या गलत है, तो आपको कैसे आइडिया होगा, आपने ये जो वैल्यूज है ना एक्स की और ये वाई की, ये वैल्यूज आपने इसमें पुट करके देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 600 आना चाहिए, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो 550 आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, जो आंसर फाइंड किया है वो आपका बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर हैं जी, अगर उनकी जो एज है उम्र है अगर उन दोनों को जमा कर दें दोनों की, तो पहले तो आपको ये देख लेंगे 2 सिस्टर्स हैं, एक है सुंदस और एक है जैनब, दोनों की अगर एज को जमा किया जाए सम किया जाए तो वो आती है जी 22 ईयर्स, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है। इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर्स,
इन सिंपल वर्ड्स हमने दोनों की एज अलग अलग फाइंड करनी है कि सुंदर की एज कितनी है और जैनब की एज कितनी है, यही चीज हमने फाइंड करनी है। सो जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम नाम दे देते हैं, यहां पर हम ये कह देते हैं कि एज ऑफ सुंदर। सुंदर की जो एज है फॉर एग्जांपल हम उसको फिलहाल एक्स कह देते हैं, और इसी तरह एज ऑफ जैनब, जैनब की जो एज है उसको हम फिलहाल कह देते हैं वाई। अच्छा, एक अब हमारे दो ग्रुप बन जाएंगे, मैं से दो ग्रुप बना के यहां पे सॉल्व कराता हूं। इतना तो हमें आइडिया हो गया कि दोनों की अगर एज जमा की जाए, लेट से एक की एक्स है और एक की वाई है, दोनों को अगर जमा करें तो वो आएगी 22। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि सम ऑफ देयर एजेस, मतलब दोनों की एज को अगर हम जमा करें तो वो कितना बनता है जी, इज 22 ईयर्स। यानी कि एक की एज को हमने एक्स कहा हुआ है, एक की है वाई, तो दोनों को अगर जमा करें तो वो आ जाएगा 22। ठीक है जी, एक केस तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, ये वाला जो केस है, इफ सुंदर इज 1 ईयर ओल्डर, ये यहां पर मैं लिख लेता हूं। ये सारी स्टेटमेंट जो यहां पर लिखी हुई थी ये मैंने यहां पर लिख लिया आपको समझाने के लिए। ये लिखा हुआ है कि सुंदर इज 1 ईयर ओल्डर, सुंदर जो है वो 1 साल बड़ी है, देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जैनब, देखिए जैनब की एज क्या, आपने इसको क्या नाम दिया भाई, जैनब की एज को आपने कर देना है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है डबल। तो अगर 2 है तो इसको आप कर दें 2y, ये डबल होगी। डबल करने के बाद उसमें फिर 1 ईयर ओल्डर मतलब 1 साल उसमें और जमा कर देना है। ये जो एज बनेगी ये एज बनेगी सुंदर्स की, यानी कि सुंदर्स की जो एज है 1 ईयर ओल्डर भी है, किससे, टू ट्वाइस करने से, यानी कि जैनब की एज को आपने ट्वाइस करना है पहले। ठीक है, क्योंकि जैनब की एज को हमने वाई कहा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसमें फिर 1 साल और जमा कर देना है, डबल करने के बाद भी फिर 1 साल मजीद जमा करें, तो ये जो एज बनेगी वो होगी सुंदर्स की। अब इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, x इसको आप इधर ले आए, ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली है, तो दो इक्वेशन बन गई। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। यहां पर लिख लेते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और y हमारे दूसरी जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इस पे रूल कौन सा लगाना है जी, देख लेते हैं। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, अब आप क्रैमर रूल नहीं लगा सकते क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएंगे। सो कोई मसला नहीं, वो भी इजी है। सबसे पहले क्योंकि दोनों में मैट्रिक्स यूज होते हैं, सो इक्वेशंस को हम चेंज करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में इधर इधर जो है वो कोफिशिएंट 1 है, इधर भी जो है वो 1 है, और यहां पर 1 और नेक्स्ट -2। ठीक है जी, इसके बाद फिर एक्स वाई, उम्मीद है आपको ये चीजें अब आती होंगी कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इसको आप नाम दे दें ए का, इसको एक्स और इसको बी। अब देखिए मेथड का नाम था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन, इन्वर्जन से आपने याद रखना है कि इनवर्स, इसका मतलब है इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। इस इक्वल को आप यहां पर लगा लें, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। ये मैंने आपको ना इससे जो पीछे एक्सरसाइज थी वहां पर मैंने बताया था, ये ऐसे शिफ्ट नहीं हो जाता, इसका प्रॉपर एक प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यूं ही समझ लें कि ये इधर आके ए इनवर्स बन गया। अब ए इनवर्स का अलग से फॉर्मूला है, वो होता है एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये वाला बी इसी तरह, ये याद रखना है ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है, और इसमें ए इनवर्स आ जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन से इनवर्स समझ लें। और ये एक्स, ये तीन चीजें अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा, जब एक्स आ जाएगा तो एक्स का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अगर ये पता चल जाती है, एक्स पता चल जाता है तो इसका मतलब है सुंदर की एज पता चल गई है, इसी तरह वाई पता चल जाता है तो जैनब की एज का पता चल जाएगा। सो अब आप देखें, इसमें सबसे पहले आप आते हैं ए पे, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये ए है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत इजी है, मैं ए को यहां पर लिखता हूं, लिखने की चले जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, और पहले आपने यही फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये हो जाता है 0 तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों सॉल्व नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको 3.3 में बताई थी, क्योंकि देखें सिंपल बात है, जब ये 0 होगा तो किसी भी चीज को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होती ही नहीं है।
ठीक है, आप देखने के लिए कैलकुलेटर पे जरा चेक करें 5 डिवाइड बाय 0, वो नहीं डिवाइड होगा। चलें, अब ये वैल्यूज मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 1 1 माइनस 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आप सीख चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, फिर माइनस आता है 1 1 के साथ, ठीक है जी। और मजीद इसको अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों मल्टीप्लाई होके -2 -1 और ये फाइनली आ जाएगा -3। चलें, एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। बी हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो ये मैं आपके सामने एडजेंट फाइंड करता हूं, एडजेंट ऑफ ए। इसको बेशक आप 1 का नाम दे दें। अब ए का फाइंड करना है एडजेंट, तो ये ए है। एडजेंट से आप ये ट्रिक माइंड में रखें, एडजेंट से जगह, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं जगह, जगह और एडजेंट ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो ये बस याद रखना है कि एडजेंट में जगह चेंज करनी है, किन की, इन दोनों की जगह, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा बस। तो ये होगा जी -2 और इधर आ जाएगा 1, और बाकी जो दो रह जाएंगे इनके साइन चेंज करने, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। सो बस इतना सा काम है, तो ये फाइंड हो गया जी एडजेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तीनों चीजें पूरी हैं, ये फार्मूला लगा लेंगे दोबारा से, ठीक है जी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ये फार्मूला, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एडजेंट की वैल्यू ये आपने लिखी है, मैं यहां पर लिखता हूं -2 -1 -1 और ये 1, ये हो गया जी एडजेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट ये आपने फाइंड किया है जो कि है -3, और बी की वैल्यू आपके पास ही मैं दिखा देता हूं, ये अगर आप देखें तो ये लिखी हुई है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास है 22 और यहां पर आ जाएगा 1, और इसी तरह यहां पर x की वैल्यू भी लिख लें। x की वैल्यू क्या है जी, स्मॉल x और ये y, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहां पर x और ये y। अब आपने इस सारे को सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर मैंने आप स्टूडेंट्स को ये चीज बताई हुई है कि आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करें, फिर उसके बाद एंड पे आपने इससे डिवाइड करना है, तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन जरा इजी होंगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है, रो को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर चलें लिख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, फिर प्लस आता है, और -1 1 के साथ, -1 1 के साथ। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मजीद कोई कॉलम नहीं है, फिर इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2, फर्स्ट के साथ, सो -1 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, फिर प्लस 1 1 के साथ, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको आप बना दें ये मैट्रिक्स, और डिवाइड में आप कर लें -3। बेसिकली ये इक्वल का साइन इधर होना चाहिए, इस लाइन के सामने। अब इसको थोड़ा सा आप मजीद सॉल्व करें, यहां पर हम एक स्टेप आगे कर लेते हैं। तो ई शीट होती है पेपर पे, आपने कोशिश करनी है इस तरह आगे कर लेना, ताकि एक ही पेज पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो अब मजीद आपने देखना है जी, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -44, ये प्लस माइनस -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -22 प्लस 1 और डिवाइड बाय -3। मजीद एक स्टेप सॉल्व करें तो ये बनेगा -45, इसको सॉल्व करें तो -21 डिवाइड बाय -3। अब इसको -3 से कैसे डिवाइड करना है, ये -3 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, अलग अलग। तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर नीचे कर लेते हैं। अब इसको तो कैसे डिवाइड होगा जी, -45 डिवाइड बाय -3 और -21 डिवाइड बाय -3। तो सिंपल, अब आप डिवाइड तो आपको करना आता है जी। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 3 3 5 15, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 7 21। तो ये वैल्यूज आ रही है। तो ये बेसिकली वैल्यू किसकी है, ये एक्स वाई की, ये एक्स वाई साइड पर चल रहा है। इज इक्वल के इस तरफ क्या है हमारे पास, यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है वाई। तो अब इन सिंपल देखा जाए तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास 15, और y की वैल्यू जो है वो 17 है। तो x हमने किस चीज को नाम दिया हुआ था, तो ये अगर आप क्वेश्चन में देखें तो x हमने कहा था सुंदस की एज को और y जैनब की एज को। तो अब x देख लें, x की वैल्यू क्या है 15,
इसका मतलब ये हुआ, यहां से आप ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि सुंदस की जो एज है वो है आपके पास 15, ठीक है, और वाई था जैनब की एज को हमने कहा हुआ था, जैनब की एज जो है, या आप यूं भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्स को हमने सुंदस कहा था, सुंदस की एज को जो कि 15 है, वाई हमने कहा था जैनब की एज को, जैनब की एज जो कि कितनी है 17। अब आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें से दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा, क्योंकि ये एज है तो इसके साथ आपने ईयर्स भी लिखना है, कितने साल। अब नहीं तो आप 15 मंथ भी कह सकते हैं, 15 डेज भी कह सकते हैं, सो आपने ये यूनिट लाजमी लिखना होता है। तो 7 ईयर्स, ठीक है जी। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 ट्रक्स, बस आपने माइंड में रखना है कि जी 2 ट्रक हैं आपके पास, हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन एंड 12 टन। एक के अंदर जो कैपेसिटी है सामान उठाने की, उसके अंदर कितना वजन आ सकता है जी 10 टन का, और दूसरे के अंदर 12 टन, मतलब एक थोड़ा सा ज्यादा समझ लें, उसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है और एक के अंदर थोड़ी सी कम है, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड, दोनों जो है वो 20 राउंड लगाते हैं ट्रिप्स टू हॉल। हॉल का मतलब यहां पर यह है कि खींचना, टू पुल, कितना वजन वो खींच का लेके गए, 226 टन, दोनों गट्ठे गिनी के, ऑफ सैंड, रेत के, टू द कम्युनिटी पार्क, एक पार्क में उन्होंने लेके जाने था सामान वगैरह, रेत वगैरह। हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, ये तो आपको टोटल बता दिए गए, वो आपसे दोनों के अलग अलग पूछ रहे हैं कि 10 टन वाला जो ट्रक है उसने कितने चक्कर लगाए हैं, और इसी तरह जो दूसरा है 12 टन वाला उसने कितने लगाए हैं। वेरी सिंपल। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, जो चीज आपने फाइंड करनी है राउंड ट्रिप्स दोनों ट्रक्स के। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट राउंड ट्रिप, 2 ट्रक हैं तो हम एक को फर्स्ट कह देते हैं राउंड ट्रिप बाय फर्स्ट ट्रक, ठीक है, जो एक है जिसको हमने फर्स्ट ट्रक कह दिया, क्योंकि ये भी क्लियर कर दें कि फर्स्ट ट्रक हम कह रहे हैं जिसके अंदर कैपेसिटी है 10 टन की, इसको हम नाम दे देते हैं जी एक्स का, कि उसने एक्स राउंड लगाए, मतलब अब एक्स की जगह 2 हो सकता है, 5, 6, कुछ भी, कितने राउंड जितने भी वो लगाएगा वो बेसिकली वैल्यू है। और इसी तरह अब हम कहते हैं जी कि राउंड ट्रिप्स बाय सेकंड ट्रक, ठीक है, सेकंड जो हमने जिसको बोला है वो है हमारे पास 12 टन वाला, जिसके अंदर कैपेसिटी है, इसको हम इसने कितने चक्कर लगाए वो हम इसको कह देते हैं वाई। अच्छा, 2 ग्रुप बना लेते हैं, 2 ग्रुप में से एक ग्रुप तो बहुत आसान है, वो आसान कैसे, मैं कहता हूं कि एक ने कितने चक्कर लगाए एक्स कह दिया, दूसरे ने कितने लगाए वाई कह दिया, दोनों ने गट्ठे कितने लगाए वो तो 20 है, यानी कि एक्स प्लस वाई करें तो वो 20 आता है, एक्स प्लस वाई 20, यानी कि मैं यहां पर ये भी लिख लेता हूं कि टोटल राउंड ट्रिप्स, ठीक है जी, टोटल राउंड ट्रिप्स बाय बोथ ट्रक, ठीक है, बाय बोथ आप लिखते हैं, जो कि कितने हैं इज इक्वल टू 20, यानी कि एक को हमने x कहा था, एक के राउंड को दूसरे को हमने y कहा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस ये है कि दोनों ने टोटल वेट जो है ना वो कितना उठा के लेके गए, वो भी बड़ा आसान है, टोटल जो है वो तो 226 टन है, ये तो मेंशन कर लेते हैं कि टोटल सैंड हॉल्स, ठीक है, टोटल वो कितनी रेत जो है ना वो लेकर गए, वो है जी 226 टन। अच्छा, अब दोनों के अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि सैंड हॉल बाय फर्स्ट ट्रक, ठीक है, फर्स्ट आपको पता है 10 टन वाले को हमने कहा हुआ है, तो फर्स्ट ट्रक ने कितनी टोटल वो उसने जो है ना वो सैंड लेके गया। अब चूंकि हमें उसके टोटल राउंड्स नहीं पता, क्योंकि इतना तो पता है कि वो 10 टन लेके जा सकता है। अब कितने वो उसने चक्कर लगाए, लेट से मैं कहता हूं उसने 2 चक्कर लगाए हैं, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब हमें 10 तो पता है लेकिन ये नहीं पता, इसलिए हम फिलहाल इसको x ही रहने देते हैं, 10x कह देते हैं। इसी तरह यहां पर हम लिखेंगे सैंड हॉल बाय सेकंड ट्रक। अब सेकंड का भी हमें टोटल नहीं पता, इतना तो पता है कि वो एक चक्कर में 12 टन लेके जा सकता है, कितने लगाए ये नहीं पता, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि जी 2 चक्कर
तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 24 टर्म्स वो लेके गए, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। अब ये हमने आइडिया लगा लिया कि जी इतने टर्म्स जो है ना वो फर्स्ट ट्रक लेके गया है और इतने जो है वो सेकंड लेके गया है, तो दोनों को अगर इकट्ठा करें तो वो 226 है। दोनों को इकट्ठा करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 226, यानी कि दोनों को इकट्ठा करें तो वो 226 है। इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप 1 का नाम दे दें, दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, बस क्वेश्चन आसान हो गया। अब आप यहाँ पर दो इक्वेशंस को अलग अलग लिख लें, फ्रॉम 1 and 2। 1 है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकेंड हमारे पास है 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 226। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। मेथड देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड हमें स्पेसिफाई शायद नहीं किया गया था। जब मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो या तो आप क्रैमर रूल लगाएं या मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड लगाएं। मुझे यहाँ पर क्रैमर रूल जरा इजी लग रहा है तो मैं क्रैमर रूल लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 10 और 12 ये हो जाएगा 10 और ये 12। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x y फिर इज इक्वल टू 20 और 226। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। इसको आप a का नाम देंगे, इसको x और इसको b का। अच्छा, क्रैमर रूल में ये होता है कि हम देखें हमारा टारगेट x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ये पता चल गया तो सारा मसला हमारा हल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू, तो क्रैमर रूल आपको x के अलग से फार्मूला दे देता है जो कि है जी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट और y का है जी ay डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूलाज हैं। अब इनको, इनमें जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं वो हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इनमें है क्या, इनमें सबसे पहले a है, दोनों में a ये ऊपर लिखा हुआ है a का डिटर्मिनेंट, तो यहां पर मैं a लिख लेता हूं। a हमारे पास है 1 1 10 और ये 12। इसके बाद फिर हमें चाहिए जी ax और ay। ax बना लेते हैं, यहां पर ax इज इक्वल टू, ax कैसे बनाते हैं जी, ax में a में आ जाना है और ये फर्स्ट कॉलम हटा के ये लगा देना है, तो ये आ जाएगा 20 और 226 और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 1 और 12, ये आपका बन गया जी ax। इसी तरह अब आप ay भी बना सकते हैं। ay कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम आपने इसी तरह लगा देना है 110, जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह आपने ये वाला प्लेस करना है, तो ये 20 226, तो ये बन गया जी आपका ay। अब आपने तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, 1 1 और ये आ जाएगा 10 और ये 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, फिर माइनस आता है और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। सॉल्व करें जरा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 माइनस 10, तो ये आ जाएगा जी 2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ax का। ब्रैकेट को आपने कन्वर्ट कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन में 21 226 और ये 12, इनको, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 226 के साथ, तो 12 2 ये हो जाएगा 24, 240 माइनस ये 226, दोनों को माइनस करें तो ये तकरीबन 14 आ जाएगा, ठीक है जी 14। अब इसके बाद नेक्स्ट ay का डिटर्मिनेंट। सो ay का डिटर्मिनेंट 120 10 226, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा 226 के साथ, फिर माइनस 20 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो मल्टीप्लाई करें तो ये 226 माइनस ये आ जाएगा 200, तो ये सिंपल सा है जी 26। अब हम अगेन फार्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x का फार्मूला था ax डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a और y का हमारे पास है ay डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ax की वैल्यू आपके पास ये 14 है, 14 डिवाइड बाय a की आपके पास है 2, तो दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, ay की है 26, a की है 2, दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 13।
अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की भी आ चुकी है। तो मैं आपसे अब पूछता हूं जो हमारा फाइनल आंसर होगा, x बेसिकली हमने किस चीज को बोला हुआ था? तो x हमने कहा था जी फर्स्ट ट्रक को, जो उसने राउंड लगाए थे, चक्कर लगाए थे, और y हमने सेकंड वाले ट्रक के कितने चक्कर थे वो लिखा था। तो इसको आप थोड़ा सा मजीद सिंपल करके लिख लें कि फर्स्ट ट्रक, ठीक है, लेकिन ये मेंशन करें कि फर्स्ट ट्रक कितनी कैपेसिटी वाला था। इसको हमने कहा था ये 10 टन वाला है, और जो सेकंड ट्रक है इसको हमने, ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 टन है। अब आपके लिए बड़ा आसान है, जो फर्स्ट ट्रक है इसने कितने चक्कर लगाया जी? 7। ये सिर्फ 7 नहीं लिख देना बल्कि इसके साथ मेंशन करना है 7 राउंड ट्रिप। ये ना हो कि 7 कोई मीटर लगा ले, कोई किलोमीटर लगा ले। तो ये बेसिकली ट्रिप्स हैं, राउंड ट्रिप्स, मतलब उसने चक्कर कितने लगाए। और जो 12 टन वाला था, जो सेकंड ट्रक था, उसने 13 जो है ना वो राउंड ट्रिप्स लगाए हैं। तो 13 राउंड ट्रिप्स। तो ये आपने देखा जी, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय। एलॉय कहते हैं कि कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का बना हुआ, जिसमें एक मेटल होती है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एलॉय है तो इसमें एल्यूमिनियम मेटल होगी, विद 70% एल्यूमिनियम। अच्छा, ये आपका टारगेट है, आपने 20 kg एल्यूमिनियम एलॉय बनाना है जिसमें 70% एल्यूमिनियम होनी चाहिए। अब मेटलर्जिस्ट जो कि ये बनाएगा, वो क्या वो चाहता है, वांट्स टू यूज, वो चाहता है 2 मेटल्स, वो 2 मेटल्स को यूज करके ये चीज बनाना चाहता है। अब लेट्स सपोज उसके पास 2 मेटल पड़ी हुई हैं, एक मेटल है जिसमें 55% एल्यूमिनियम कंटेंट है, और एक मेटल है जिसमें 80% एल्यूमिनियम कंटेंट है। हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज? कितनी कितनी अमाउंट, क्योंकि 2 मेटल है, कितनी अमाउंट एक मेटल से लेगा, कितनी दूसरी से लेगा, कि टोटल उसके पास 20 kg एल्यूमिनियम एलॉय बनना चाहिए और जिसमें 70% एल्यूमिनियम हो। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि हमारा मेन टारगेट ये है कि जो 2 मेटल्स हैं, ठीक है, उनमें से कितनी कितनी अमाउंट ली जाए। सो यही चीज मैंने लिख दी है यहां पर, लेट अमाउंट ऑफ मेटल, ठीक है, उस मेटल में से जिसमें 55% एल्यूमिनियम कंटेंट है उसमें से कितनी अमाउंट लेंगे। लेट से हम उसको एक्स कह देते हैं, ठीक है, उस अमाउंट को, और ये अमाउंट केजी में होगी, क्योंकि देखें टोटल हमने 20 kg बनाना है, केजी लिखा हुआ है। और इसी तरह जो दूसरी मेटल है, और इसी तरह अमाउंट ऑफ मेटल, यानी कि जो जिसमें 80% एल्यूमिनियम कंटेंट है, उस मेटल की कितनी अमाउंट लेंगे, इसको हम कह देते हैं वाई। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि जितनी भी अमाउंट हम लेना चाह रहे हैं किधर से, और इतनी अमाउंट इस मेटल से, दोनों को अगर हम टोटल करें तो वो 20 kg होना चाहिए, क्योंकि टोटल जो एलॉय हमने बनाना है वो 20 kg है। इसलिए ये जो भी अमाउंट हम ले रहे हैं, ये और दूसरी अमाउंट को अगर हम ऐड करें तो ये टोटल 20 kg बनना चाहिए। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब दूसरी साइड इसको भी आप अंडरस्टैंड करें। देखें, अब हमने क्या करना है कि जो अमाउंट हम ले रहे हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट ले रहे हैं, जिसमें एक्स अमाउंट ले रहे हैं जिसमें 55% एल्यूमिनियम है, इस अमाउंट को, और इसी तरह अगर हम ऐड करें दूसरी अमाउंट जो कि वाई हम ले रहे हैं, लेट्स पर भी हम अमाउंट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम जो है वो 80% है, ठीक है, तो इसके इनको जब ऐड करें इस अमाउंट को तो हमारे पास 20 kg बनना चाहिए, और 20 kg में जो परसेंटेज है वो आनी चाहिए 70%, ठीक है, ये हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट है। अब बड़ा आसान हो गया काम। अब आपने क्या करना है कि जहां पर भी परसेंटेज लिखा हो उस वैल्यू को, जैसे 55 है, इसके साथ परसेंटेज है तो उसको आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ये एक्स इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह 80 के साथ भी परसेंटेज है तो इसको भी आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं, वाई इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 70 इसके साथ परसेंटेज है तो इसको 100 से डिवाइड करें और इसके साथ ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि 100 कॉमन ले लें, तब भी ये ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.55 और x प्लस इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 0.8y इज इक्वल टू, इनको सारे को सॉल्व करें तो ये 7 2 14, ये आ जाएगा 14। इसको आप इक्वेशन नंबर कह दें 2। तो 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, बस अब आपने इनको सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि फ्रॉम 1 and 2,
ठीक है जी, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी है 0.55x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 14। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने सॉल्व करना है। मेथड कौन सा लगाना है जी, क्वेश्चन में मेरे ख्याल में उसमें कोई मेंशन नहीं किया हुआ, सो अब आपकी चॉइस है। तो मैं क्रैमर रूल यूज कर लेता हूं। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं जी मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं जरा। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1, फिर नेक्स्ट 0.55 और 0.8 और इसके बाद ये आ जाएगा एक्स वाई। उम्मीद है ये चीज आपको आती है मैट्रिक्स फॉर्म बनाना। और ये 20 और 14 20 और ये 14। इसको हम ए का नाम देंगे, इसको एक्स का, इसको बी का। मेन टारगेट हमारा एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करना होता है, क्योंकि देखें एक्स और वाई की वैल्यूज है। तो क्रैमर रूल इसी का हमें फार्मूला दे देता है। वो कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये सिंपल सा अब हमने कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखें दोनों में a है, a का डिटर्मिनेंट, तो ये a हमारे पास बना हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पर अगेन हम a लिख लेते हैं। a हमारे पास है 1 1, 0.55 और 0.8। और इसी तरह हम ए एक्स भी बना लेते हैं। ए एक्स में ये करना है कि ए वाले मैट्रिक्स में ये कॉलम हटा के ये लगा देना है। ठीक है, तो ये 20 14, बाकी ये वाला इसी तरह आपने लिख देना है 1 0.8। तो ये आपका ए एक्स बन गया। और ए वाई कैसे बनेगा जी, फर्स्ट वाला इसी तरह रहेगा 1 0.55 और सेकंड वाला आपने ये लगा देना है 20 और ये 14। ठीक है जी, अब आपने जस्ट इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट 1 1, 0.55 0.8। ठीक है जी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0.8 के साथ, फिर माइनस, फिर अगेन 1 को 0.55 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.8 माइनस 0.55, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो 0.8 में से 0.255 ये मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं जी। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.25। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं, जरा गलती ना हो आपकी। अब नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स का 21 14 0.8। ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 20 मल्टीप्लाई होगा 0.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 14। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, तो ए टू 16। ठीक है जी, ये 16 माइनस 14 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट 120 0.55 और ये 14। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ माइनस 20 मल्टीप्लाई होगा 0.55 के साथ। तो ये तो 14 है और ये बनेगा तकरीबन इसको चेक कर लें 11। ठीक है, 14 में से 11 माइनस कर दें तो 3। अब आप क्या करें, सिंपल वैल्यूज का जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a, और y के लिए जो फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a। ए एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है जी, और ये वैल्यू 0.25, दोनों को हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड करने से ये आ रहा है 8। नेक्स्ट ए वाई की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 0.5, इसको भी डिवाइड करते हैं, तो ये तकरीबन बन रही है जी 12। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज जो है ना वो मिल गई हैं। अब अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिख लेता हूं, देखिए एक्स जो है वो हमने कहा हुआ था, एक्स जो मेटल थी जिसमें 55% एल्युमिनियम कंटेंट था, और वाई हमने कहा था जो मेटल है जिसमें 80% एल्युमिनियम कंटेंट था। सो अब हमारे लिए ये इजी है, एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 8 kg ऑफ द मेटल, यानी कि जो फर्स्ट मेटल थी उसमें से हम 8 kg लेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेटल कौन सी है जिसमें विद
55% एल्यूमिनियम विथ 55% एल्यूमिनियम कंटेंट, या जस्ट एल्यूमिनियम लिख दें। और दूसरे में 12 kg हम लेंगे, 12 kg ऑफ द मेटल, ठीक है, जो दूसरी मेटल थी उसमें 12 kg लेंगे और उसमें एल्यूमिनियम कितना था, 80% एल्यूमिनियम। ठीक है जी, तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोयाबीन मील कंटेन्स 16% प्रोटीन, ठीक है, एंड कॉर्न मील कंटेन्स 99% प्रोटीन। सिंपल सी बात है जी, एक सोयाबीन है, ठीक है, जिसमें 16% प्रोटीन है, और एक कॉर्न मील है जिसमें 9% प्रोटीन है, ठीक है। हाउ मैनी पाउंड ऑफ ईच शुड बी मिक्स, दोनों की कितनी कितनी अमाउंट हम मिक्स करें के टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट 350। ये बेसिकली ये स्मॉल एल होता है, ठीक है, ये 1 पाउंड के इक्वल ही होता है। ये बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है लिब्रा, और उसी से उसको एल बी कह दिया जाता है, और ये 1 पाउंड के इक्वल ही होता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ये अमाउंट याद रखनी है। मिक्सचर दैट इज 12% प्रोटीन। इन सिंपल वर्ड, एक ये चीज है जिसमें 16% प्रोटीन है, और एक दूसरी ये चीज है जिसमें 9% प्रोटीन है। अब इन दोनों की कितनी कितनी अमाउंट आप मिक्स करें, इकट्ठी करें, आप 350 जो है ना वो एक नई जो है ना वो मिक्सचर बना लें, दैट इज जिसमें जैसे इनमें प्रोटीन की एक परसेंटेज है, इसी तरह उसमें परसेंटेज जो है वो 12% होने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो कि हम यहाँ पर लेट करेंगे कि कितनी कितनी अमाउंट, ठीक है, कितने पाउंड हम यहां से लेंगे और कितने पाउंड हम यहां से लेंगे, यही बात मैंने लिख दी है कि नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सोयाबीन मील जिसमें 16% प्रोटीन है, यहां से कितने पाउंड्स लेंगे, लेट से हम फिलहाल इसको x कह देते हैं। और इसी तरह जो दूसरा कॉर्न मील है, यहां से कितने नंबर ऑफ पाउंड्स लेंगे, इसको हम कह देते हैं जी y। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जितने मर्जी आप पाउंड्स लें, लेकिन जब आप दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो टोटल बनने चाहिए 350। ये भी 1 पाउंड के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यानी कि जितने अमाउंट ये x प्लस आप y करें, ठीक है, दोनों जो इतने आपने अमाउंट्स लेनी है, दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो 350 पाउंड्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि टोटल जो मिक्सचर है आपका, टोटल मिक्सचर वो आपका 350 है, ठीक है। 350 पाउंड भी लिख दें तब भी ठीक है। तो बहरहाल जो भी आप अमाउंट जितने भी पाउंड्स ले रहे हैं इधर से, ठीक है, और जितने पाउंड्स ले रहे हैं आप इधर से, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो आपका टोटल जो है वो 350 आना चाहिए। इसीलिए मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 350। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ आपने ये जो नंबर ऑफ पाउंड्स लिए x, ठीक है, जिसमें 16% प्रोटीन है, इसको अगर आप ऐड करें जो आपने दूसरी अमाउंट ली है, नंबर ऑफ पाउंड्स लिए उसमें जिसमें 9% प्रोटीन है, इनको अगर आप जमा करें तो आपके पास टोटली फाइनली जो है वो 350 अमाउंट बननी चाहिए, जिसमें परसेंटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 12%, ठीक है। 12% ऑफ प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन की परसेंटेज है इसी तरह इसमें भी परसेंटेज, ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको अब सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह था, जिसके साथ भी परसेंटेज लिखा हो उसको हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, बाकी इसी तरह आ जाएगा x। इसी तरह 9 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, और ये y इज इक्वल टू 12, इसके साथ भी परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड, जैसे ये साथ साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसी तरह ये 350 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप 100 कॉमन ले लें तब भी ठीक है, चल जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तब भी ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड ही कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 0.16x प्लस इसको डिवाइड करें तो ये 0.009y। अच्छा ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप सोच रहे होंगे सर कैसे लिख रहे हैं, लेकिन 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट्स के बाद आपने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 जीरो, 2 डिजिट के बाद एक डिजिट तो आपने लगा लिया है, ये एक दूसरा आप खुद जीरो लगा लेंगे फिर पॉइंट लगा लेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स सीख लें आप भी। बाकी ये 2 जीरोस, एक ये कट गया एक ये कट गया, और ये बन जाएगा 1.2। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं जी। मैं इसको देखता हूं, ये मेरे पास बन रहा है जी 42, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। 2 इक्वेशन बन गए, जस्ट अब आपने इनको सॉल्व करना है।
सो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, एक है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 350 और दूसरी है हमारे पास 0.16x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 42। इन पे आप जो मर्जी मेथड लगा लें, मेंशन तो नहीं है जी कोई भी मेथड। सो अब हम क्रैमर रूल लगा लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। सो मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना आप सीख चुके हैं, 1 1 0.16 0.09 और इसके साथ आ जाएगा जी एक्स वाई और इसके साथ आ जाएगा 350 और ये 42। फिर इसके बाद आप इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको एक्स का और इसको बी का। मेन टारगेट हमारा ये एक्स और वाई की वैल्यू होती है। देखें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल क्या करता है जी, आपको एक्स और वाई के लिए एक अलग से फार्मूला दे देता है। वो फार्मूला क्या है हम यहां पर लिख लेते हैं, बल्कि इसी पेज पे ही लिख लेते हैं, जो कि ये मैंने लिख दिया है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। सो ए का डिटर्मिनेंट, तो पहले ए दोबारा से लिख लेते हैं, 1 1 0.16 0.09। इसके बाद हमें ए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्स बनाना भी आप सीख चुके हैं। ये जो ए वाला है इसका फर्स्ट कॉलम, इसकी जगह पर आप ये वैल्यू लिख देते हैं 350 और 42। फिर सेकंड वाला इसी तरह आ जाता है 1 0.09, ये ए एक्स बन गया। अब इसी तरह ए वाई बना लेते हैं। ए वाई में फर्स्ट कॉलम इसी तरह रह जाएगा 1 0.16 और सेकंड में आपने वो रिप्लेस कर देना है ये वाली चीज। तो ये आ जाएगा 350 और ये 42। ठीक है जी, अब आपने इन सब का डिटर्मिनेंट्स लेना है। तो डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं जी। ए का डिटर्मिनेंट 1 1 0.16 0.09। ठीक है, इनको इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 0.09 से, फिर माइनस, फिर अगेन 1 मल्टीप्लाई होगा 0.16 के साथ। तो ये 0.09 माइनस 0.16, तो ये हम कर लेते हैं जी कैलकुलेटर से। तो मेरे पास वैल्यूज आ रही है जी -0.07। ठीक है, नेक्स्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 350 142 0.09, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 350 को 0.09 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर पे हम करते हैं जी। मेरे पास वैल्यू आ रही है 31.5 माइनस, ये तो 42 आ जाएगा। इनको आप माइनस करें तो ये तकरीबन हमारे पास 10.5 बनेगा। बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे -10.5। नेक्स्ट ए वाई की डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1 350 0.16 और 42। ये मैं थोड़ा सा स्पीड अप काम कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें अब आपको आती हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 42 के साथ, फिर -350 को 0.16 के साथ, ये 42 आएगा। इन दोनों को हम कैलकुलेटर्स के साथ करते हैं सॉल्व। तो ये 56 आ रहा है जी। ठीक है, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट और y है जी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए। ए एक्स की वैल्यू है -10.5 डिवाइड बाय -0.07 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करते हैं, पहले दूसरा भी लिख लेते हैं, -14 डिवाइड बाय -0.07। माइनस माइनस तो कट जाएंगे, बाकी ये हम देखते हैं कैलकुलेटर से क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो 150, ठीक है जी। और सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड आ रही है जी 200। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। एक्स हमने कहा था, दोबारा से देख लेते हैं। एक्स जो है वो नंबर ऑफ पाउंड्स हैं सोयाबीन मिल के, और वाई जो है वो कॉर्न मिल के पाउंड्स हैं।
सो यहां पर हम हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा, फाइनल आंसर वो 150 पाउंड्स, ये 7 यूनिट लाजमी लिखना है, ठीक है। 150 पाउंड्स ऑफ किसके, 150 जो है वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स हमने कहा हुआ है सोयाबीन को, सो ये हमने लिख दिया। इसी तरह 200 क्या चीज है, केजी है, पाउंड है तो पाउंड्स, 200 पाउंड्स ऑफ कॉर्न मील, ठीक है जी। अब एक चीज आपने वेरीफाई कर लेनी है कि उसने कहा था जब आप दोनों की अमाउंट को ऐड करें तो टोटल 350 आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 350 ही बन रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अलॉट, अलॉट का मतलब यहां पर जमीन का टुकड़ा, आप प्लॉट कह सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एक प्लॉट है, उसका जो पेरीमीटर है वो 190 मीटर है। पेरीमीटर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, फाइंड द डायमेंशंस। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं जी। सबसे पहले जब उसने कहा कि अलॉट, अलॉट मतलब जमीन का एक टुकड़ा, एक प्लॉट, हम यहां पर एक बना लेते हैं। ये मैंने सपोज ही एक प्लॉट बना लिया, ये प्लॉट बन गया, ठीक है। अब इस प्लॉट का जो पहले लेंथ और विड्थ क्लियर कर लेते हैं, फिर बाकी दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो ये सपोज मैं कहता हूं कि ये लेंथ है, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूं, जो लंबाई है यानी कि विड्थ जो चौड़ाई है इसकी, वो उसको मैं नाम दे देता हूं वाई का। यहां पर भी जरा मेंशन कर लेते हैं, फिर दोबारा स्टेटमेंट पे आते हैं। मैंने लेट कर लिया जी कि जो लेंथ है उसको हमने नाम दे दिया एक्स का, और जो विड्थ है उसको हमने नाम दे दिया वाई का। अब जरा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है दी पेरीमीटर ऑफ अ लॉट, ये लॉट है यानी कि जो जमीन का टुकड़ा है, इसका पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर पहले तो उसने बता दिया कि पेरीमीटर 190 है, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फिर आपको एक और चीज बताता हूं। पेरीमीटर जो है वो है 190 मीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या चीज होती है, अब पेरीमीटर का एक फार्मूला मैं आपको सिखाता हूं कि है भी क्या और इसका फार्मूला कैसे बनता है। पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। फार्मूला इसका होता है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फार्मूला है पेरीमीटर का। लेकिन ये कैसे बनता है, पहले तो आप पेरीमीटर का मीनिंग समझें। मीनिंग ये है कि इसका टोटल एरिया समझ लें, ये जो टोटल साइड जो इसको जमा करें, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये साइड वाई है तो ये भी वाई होगी, तो एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस y प्लस वाई 2y, यानी कि इसकी आपने चारों साइड्स को जमा करना है, इसको कहते हैं पेरीमीटर, होल एरिया, ठीक है। चारों साइड्स आपने जमा कर ली। अब क्या होगा, अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, तो ये आपने देखा जी कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनता है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। वो है 190। अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 190 डिवाइड बाय 2। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 95 आ जाएगा, x प्लस वाई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब आते हैं दूसरी साइड। अब दूसरी चीज जो उसने बोली है, ये द विड्थ इज 1/4 ऑफ द लेंथ, ये मैं यहां पर लिख लेता हूं एक दफा, ये मैंने लिख लिया, द विड्थ इज 1/4। अब इसका मीनिंग समझें। सबसे पहले दी विड्थ, विड्थ को आपने क्या नाम दिया है, वाई का, अब यहां पर लिख लें वाई। वो कहता है जो विड्थ है इज 1/4, 1/4 को आप 1/4 लिखते हैं, किसका 1/4 ऑफ द लेंथ, लेंथ को आपने नाम दिया हुआ एक्स का, तो ये चीज आ जाती है। और इसको ये जो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, जो भी चीज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लें। वो कह रहा है कि जो लेंथ है, सॉरी जो लेंथ है उसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो चौथा हिस्सा होगा वो विड्थ बेसिकली होगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको टेक्निक भी समझा दी कि कैसे बनाना है। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4y इज इक्वल टू एक्स। और इसको अगर आप ऐसे लिख लें x, ये इधर ले आए x माइनस 4y, इधर कुछ भी नहीं रहा तो 0, इसको अब आप ऐसे लिख लें x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को जस्ट आपने सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2। 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और 2 है आपके पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म आपने बनानी है, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें,
एग्जाम में आपको मेथड बता दिया जाएगा, आपने कौन सा मेथड यूज करना है, अगर नहीं बताया जाता तो फिर आपकी चॉइस होगी। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना यकीनन आपको आती है 1 1 1 -4, इसके बाद ये आ जाएगा एक्स वाई, फिर इज इक्वल टू 95 और ये 0। पहले तो आपने देखना है एक चीज, इसको ए का नाम, इसको एक्स और इसको बी। अब आपने देखना है कि मेथड में, क्वेश्चन में मेथड मेंशन है या नहीं, हमें कोई मेथड नहीं बताया गया। अच्छा, एक और चीज इसने कहा है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली लेंथ और विड्थ को ही कहा जाता है, ठीक है। डायमेंशंस मुराद लेंथ और विड्थ है, इसलिए हमने उसको पहले ही एक्स और वाई का नाम दे दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है जी, मेथड तो कोई हमें नहीं बताया गया, तो हम अपनी मर्जी से क्रैमर रूल लगा लेते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए एक्स और वाई का फार्मूला है हमारे पास। एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए, और इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये सिंपल वैल्यूज हैं कुछ, ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी a, तो यहां पर रखते हैं ए। अगर आप देखें तो ये टॉप पे आपके पास लिखा हुआ है 1 1 1 -4, ये ए हो गया। फिर इसी तरह ए एक्स आपको सिखा चुका हूं, ये कालम हटा के ये लगा देना है। सो 95 0 1 -4। फिर इसी तरह ए वाई में ये वाला कालम इसी तरह रहेगा 1 1, इसकी जगह पर आप ये वाला लगाएंगे। सो 95 और ये 0। अब आपने इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 1 1 1 -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, फिर -1 1 के साथ। सो ये -4 -1, फाइनली ये हमारे पास -5 आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये है 95 1 0 -4, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 95 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। -94 को 95 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 380 बन रहा है। माइनस ये तो 0 आ जाएगा और ये -380 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई 195 1 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -95 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 0 -95 और ये आ जाएगा -95। अब आपने जस्ट फार्मूलाज लगा देने जी। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए, और y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए। ए एक्स की वैल्यू है -380 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5। दोनों को जब डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तकरीबन 76 आ रही है जी वैल्यूज। अब ए वाई की वैल्यू है 95 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है डिटर्मिनेंट की -5, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 919 सॉरी 5 आ जाएगा और 59। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। सो अब हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है, x जो है वो हमने नाम दिया हुआ है जी, देख लेते हैं दोबारा से। x जो है हमने लेंथ को कहा हुआ है, y हमने विड्थ को कहा हुआ है। सो हमारे पास इसका मतलब है कि जो लेंथ है जिसको हमने x कहा हुआ था उसकी वैल्यू है 76। साथ यूनिट भी लगाना है, यूनिट आपने मीटर लगाना है। मीटर अब आप सोच रहे होंगे मीटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको अगर आप देखें तो एक वैल्यू थी उसके साथ यूनिट लगा हुआ है मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं यूनिट कौन सा यूज है, वही हम यूज करते हैं। और दूसरा विड्थ को हमने y कहा था और y की वैल्यू हमारे पास है 19, और यूनिट इसके साथ भी आपने लिखना है मीटर्स। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको चीज़ें समझ आई हैं।
अगर कोई चीज समझ आ गई है तो आप यस लिख दें, कुछ भी आप लिख दें के साथ समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वो क्वेश्चन पूछें। बाकी पढ़ाते हुए आपको कोई बात बुरी लगी तो आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।